हेलो, सभी ऑनलाइन आ जाएं। एक बार बताएं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। सभी एक बार ऑनलाइन आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो गई है। एक्चुअली माइक ऑन था नहीं, मैं काफ़ी देर से बोल रहा था, शायद आवाज़ नहीं गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। आप लोग प्लीज़ वापस ऑनलाइन आ जाएं और एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दें कि आवाज़ आ रही है क्लियर। जिस दिन ज़रा सा लेट होता है उस दिन ज़्यादा लेट हो जाता है ना। हमने 3 मिनट और वेस्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। नमस्कार चिराग, एक बार मैसेज कर दो आवाज़ आ रही है ना। चलो ठीक है ना। भूपेश का भी मैसेज आ गया। चलो यशस्वी सबका आ गया। चलो आवाज़ आ रही है। चलो एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। एक्चुअली मैं माइक ऑन करना भूल गया था और सारी चीज़ बोल दिया। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ दिसंबर के एंड तक के हम एंशिएंट हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। क्लियर है। और जनवरी में हम क्या शुरू करेंगे, हिंदी का एक चैप्टर करेंगे, मैथमेटिक्स का एक चैप्टर शुरू करवाऊंगा सोचा हूँ, और साइंस वाला फिजिक्स वाला पूरा पोर्शन मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा लाइन से रहना और एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि अपन अब क्या करेंगे, पीएससी प्रीलिम्स ओरिएंटेड बहुत सारी चीज़ करवा देंगे, ताकि अगर आप एग्ज़ाम में बैठ भी रहे हो ना तो ये रहे कि आपका क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, हो सकता है आने वाले दिनों में भावेश सोनी सर आपको रीजनिंग भी शुरू कराएं, उनका डेट एग्जैक्टली पता नहीं है। चलो ये सब कहानी किस्सा वाला चीज़ था, आप लोग मेरे को मैसेज कर देना। चलो गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग है ना। हम लास्ट कक्षा में क्या किए हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पढ़ लिए हैं। जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित कोई सा ऐसा क्वेश्चन जो किसी एग्जाम में आया हो और क्लास में कवर नहीं हुआ हो तो आप पर्सनली मेरे को मैसेज करना, उसके ऊपर विचार करेंगे, मैं उसका आंसर आपको भेज दूंगा या अगले दिन क्लास में आके मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर है। चलो आज वापस आते हैं हम प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हमारा अब जैन बौद्ध भी खत्म हुआ, अब हम आ जाते हैं वापस गुप्त वंश में। ठीक है, तो हम गुप्त काल के बारे में शुरू करेंगे। तो आज की आप पूरी कहानी को बस अच्छे से सुनना। क्लियर है, सिर्फ कहानी को अच्छे से सुनना, जो भी हो सकेगा पॉइंट्स मैं कल उसको क्लास में 2-2, 3-3 लाइन में लिखाते हुए चलूंगा। क्लियर है, राजाओं के बारे में, क्योंकि यहाँ पे लाइन से बहुत सारे राजा आएंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, चलो और किसी का मैसेज करो। ठीक है ना। चलो आज हम गुप्त वंश शुरू कर रहे हैं। अब मैं लाइन से एक एक राजा के बारे में बताऊंगा और थोड़ी थोड़ी उसके अंदर की कहानी, आप उसको दिमाग में क्या करना, रिकॉल करने की कोशिश करना। और अगर आपको लगता है कि आप आज की कहानी सुन के नोट्स बना सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप नोट्स भी बनाते हुए चलना। बाकी कल मैं शॉर्ट में उसको पूरे बोर्ड में लिखवा दूंगा। क्लियर है, और कोशिश करेंगे कि राजा महाराजा वाले गुप्त वंश के जितने भी है कल तक के में हम खत्म कर दें। और कल तो सॉरी नहीं होगा, मतलब मंडे को हम खत्म कर दें और ट्यूसडे को फिर हम क्या करेंगे, उनके पूरे राज्य और उससे संबंधित जो आर्थिक राजनीतिक ये सारे दशाएं हैं उनको कंप्लीट करेंगे। चलो, तो जब हम गुप्त वंश की बात करते हैं तो गुप्त वंश के संस्थापक को लेके भी क्या रहता है, एक कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास वाली चीजें सामने आती है। क्लियर है। ठीक है, कहीं पे भी बीच में अटकोगे ना तो बता देना, क्लास चलते में उसको फिर से अपन करा देंगे। और नहीं अटकते हो तो बाद में पढ़ते टाइम डाउट आएगा तो उसको पर्सनल मैसेज करना फिर। क्लियर है। सर्जिकल क्लास नहीं होगी क्या, कल रविवार है, कल रविवार है बेटा, है ना, रविवार को ऑफ रहता है ना, रविवार छुट्टी रहता है। और एक और बात बोल देता हूं, हो सकता है मंडे को भी ऑफ रहे, मंडे को गुरु घासीदास जी की जयंती है तो चांसेस है मंडे को भी ऑफ रहे, यानी अगली क्लास क्या होगी, मंगलवार को होगी। ठीक है, चलो बाकी हॉलीडे वाला जो भी चीज़ रहेगा मैं उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको मैसेज कर दूंगा शाम के टाइम में। चलो ठीक है, गुप्त वंश की जो हम स्थापना की बात करते हैं, को गुप्त वंश की स्थापना को लेके एक कॉन्ट्राडिक्ट वाली चीजें सामने आती है, यानी कि विरोधाभास वाली चीजें सामने आती है। ऐसा मानना है कि गुप्त वंश की स्थापना जो है श्री गुप्त ने की थी। क्लियर है, गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त ने की थी। कब की थी, 240 ईस्वी लगभग में। क्लियर है, 240 ईस्वी लगभग में श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये चीज यहां पे हो गया।
ये हम क्या पढ़ते हैं, बुक में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम वास्तविक संस्थापक की बात बोलते हैं तो वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त को। क्लियर है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है, चंद्रगुप्त को। क्योंकि एक प्रॉपर पैमाने पर एक राजपाट संभालना, एक पूरा करना और एक ऑफिशियल गुप्त वंश का वो पूरा वंशावली को आगे बढ़ाना, ये सारी चीज करना चंद्रगुप्त के समय से माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम के समय से। ठीक है, तो याद रखना यहां पे अगर प्रश्न आता है संस्थापक कौन है तो आप श्रीगुप्त लिखना, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक कौन है बोल दिया तो चंद्रगुप्त डाल देना। क्लियर है सबको। चलो अब आते हैं हम श्रीगुप्त पर। क्लियर है, श्रीगुप्त पर। तो श्रीगुप्त जो थे उनका शासनकाल 240 ईस्वी लगभग था और ये 280 तक लगभग चला। ठीक है, इन्हें गुप्त वंश का क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। क्लियर है, यहां पे इनका कोई लेख या सिक्का नहीं मिलता है, श्रीगुप्त का कोई लेख और सिक्का नहीं मिलता है। लेकिन एक चीनी यात्री इब्सिंग आया था। ठीक है, हमारे यहाँ पे एक चीनी यात्री इब्सिंग आया था, उसके अनुसार बौद्ध भिक्षुओं के लिए इन्होंने क्या किया था, एक मंदिर का निर्माण करवाया था, ऐसी जानकारी मिलती है। क्लियर है, लेकिन इनका कोई सिक्का या इनका ताम्र ऐसा कुछ भी हमें ताम्रपत्र वगैरह प्राप्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या है, इनको श्रीगुप्त वंश का क्या माना जाता है, श्रीगुप्त को संस्थापक माना जाता है। क्लियर है, और श्रीगुप्त जो थे उनको महाराजा की उपाधि क्या थी, उन्होंने महाराजा की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। क्लियर है, बस ये छोटा सा था 3 लाइन का, इससे ज्यादा आप ना पढ़ो तो बेहतर है, इतना ही चीज मोर एंड इनाफ है। क्लियर है, तुरंत आ जाओ आप घटोत्कच में। घटोत्कच अब क्या था, घटोत्कच जो था श्रीगुप्त का पुत्र था। ठीक है, घटोत्कच जो था श्रीगुप्त का पुत्र था और ये क्या बनता है, अब गुप्त वंश का शासक बनता है। अब क्या होंगे, हमारे इस गुप्त काल में जब लाइन से हम राजाओं के नाम पढ़ेंगे तब हमें वहां पे क्या मिलना, हमको क्या बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी, लेख मिलेंगे, ताम्रपत्र जो भी मिलेंगी, ये चीजें हमको आगे मिलेंगी। तो इसी में एक गुप्त शासक होते हैं जिनका नाम है स्कंदगुप्त। आगे आएंगे उनके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप याद रखो नाम स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त नाम के एक शासक हुए थे, उनका एक अभिलेख मिला है जो कि मिला है हमें रीवा नामक स्थान से। क्लियर है, कहानी यहां तक अभी समझ में आ रही है, लिंक कर पा रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। चलो यहां पे बच्चों को समझ में आ रहा है, आगे बढ़ो बोले तो ठीक है, अपन आगे चलते हैं। तो जो स्कंदगुप्त है उनके रीवा अभिलेख से हमको ये जानकारी मिलती है कि गुप्तों की जो वंशावली है, गुप्तों की वंशावली जो है घटोत्कच के टाइम से क्या होती है, प्रारंभ होती है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, श्रीगुप्त के पुत्र का नाम है घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच क्या बोलते हैं, बनते हैं गुप्त वंश के गद्दी पर बैठते हैं। तो हमें एक गुप्त शासक हुए हैं जिनका नाम था स्कंदगुप्त, और उनके रीवा अभिलेख से गुप्तों की वंशावली की जो जानकारी मिलती है वो घटोत्कच के टाइम से मिलती है। यहां तक सबको क्लियर हो गया, वो घटोत्कच के टाइम से मिलती है, यहां तक समझ सबको हो गया। अब क्या था, घटोत्कच ने भी क्या किया था, इन्होंने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। और एक और चीज सामने ये आती है कि इनके भी हमें कोई सिक्के नहीं मिलते हैं। क्लियर है, इनके भी कोई सिक्के वगैरह हमें क्या करते हैं, नहीं मिलते हैं। यहां तक 2 लोग समझ में आ गए, श्रीगुप्त और घटोत्कच। अब क्या होता है, घटोत्कच के उत्तराधिकारी का नाम था चंद्रगुप्त। क्लियर है, घटोत्कच के उत्तराधिकारी का नाम था चंद्रगुप्त, और इन्हीं चंद्रगुप्त को हम क्या मानते हैं, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। क्लियर है, संस्थापक केवल पूछा तो आप लिखना श्रीगुप्त, वास्तविक संस्थापक वर्ड यूज कर दिया तो आप लिखोगे चंद्रगुप्त। क्लियर है, यहां तक सबको, सबको क्लियर है, ठीक है। मैसेज देख रहा था किसी का नहीं आया है, ठीक है। अब क्या था, अब चंद्रगुप्त क्या बनते हैं, गुप्त वंश के शासक बनते हैं। क्लियर है, अब चंद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के शासक बन जाते हैं, और ये इस वंश के क्या हो रहते हैं, एक पराक्रमी और बहुत ही प्रतापी शासक बनते हैं। क्लियर है,
इस वंश के बहुत ही प्रतापी और पराक्रमी क्या रहते हैं, शासक बनते हैं। और ये क्या करते हैं, महाराज के महाराजाधिराज ये सारी चीज की उपाधियां धीरे से ये क्या करते हैं, धारण करते हैं। और ये उपाधि का धारण करने वाले पहले गुप्त शासक बनते हैं। ठीक है, ठीक है सभी को। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले ये पहले गुप्त शासक बनते हैं। क्लियर है सबको? ठीक है, तो अब चंद्रगुप्त जो रहते हैं वो क्या करते हैं, लिच्छवी की राजकुमारी, लिच्छवी एक है, वहां की राजकुमारी जो है कुमार देवी के साथ क्या होता है, इनका विवाह होता है। ठीक है, लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ इनका क्या होता है, विवाह होता है। और चंद्रगुप्त क्या करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करते हैं। और ये अपने राज्य का विस्तार ऐसा नहीं कि थोड़े से एरिया में कर लिए थे, ये अपने राज्य का विस्तार पूर्व में मगध से लेके पश्चिम में पूरे प्रयाग तक के, इधर पूरा दूर तक के क्या करते हैं, अपने राज्य का विस्तार करते जाते हैं। क्लियर है? अब एक और चंद्रगुप्त के बारे में आप मेन पॉइंट ये लिख सकते हो, जो गुप्त संवत हम पढ़ते हैं ना, गुप्त संवत, गुप्त संवत या संवत जो भी है, तो ये गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी, ये चंद्रगुप्त के टाइम से ही क्या होता है, शुरू होता है। गुप्त कैलेंडर या गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी, ये चंद्रगुप्त के कार्य से ही, कार्यकाल से ही क्या होता है, शुरू होता है। क्लियर है? यहां पे अभी आज सिर्फ कहानी टाइप सुनते जाओ। 319 319, ठीक है, आज आप सिर्फ कहानी टाइप सुनते जाओ, रफ में इसको जहन में रखना। कल आके मैं सिर्फ की पॉइंट्स को लिखा दूंगा और आपका गुप्त का पूरे शासकों को खत्म कर दूंगा। क्लियर है? चलो, यहां तक क्लियर हो गया सबको? हाँ हाँ, ठीक है। चलो, यहां पे क्या हो गया, ये हो गए हमारे चंद्रगुप्त, इनके बारे में भी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। अब आते हैं समुद्रगुप्त। और ये समुद्रगुप्त क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके उल्लेख को हम किस में भी पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में भी पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में क्या किया था, छत्तीसगढ़ के महाकौशल और क्या था, व्याघ्रराज, कहां के व्याघ्रराज थे, व्याघ्रराज इधर बस्तर तरफ के, उन दोनों को क्या किया था, पराजित किया था। चलो, तो ये समुद्रगुप्त जो हुए गुप्त शासन काल के सबसे ज्यादा प्रतापी राजा हुए। और इन्होंने क्या किया, अपनी विस्तार नीति के तहत गुप्त साम्राज्य को चारों तरफ क्या किया, बढ़ा दिया। इनका वास्तविक नाम कच्छ था, का और चा, कच्छ, का और चा, कबूतर के का और चम्मच के चा, सिर्फ कच्छ। ठीक है, इनका वास्तविक नाम कच्छ था। लेकिन इनकी विजय की नीतियों के तहत, इनके विजय रूपी स्वरूप और व्यक्तित्व के तहत इनको किसकी उपाधि दी गई, समुद्रगुप्त की उपाधि दी गई। ठीक है, और ये समुद्रगुप्त थे जिन्हें भारत का क्या कहा जाता था, किसी को पता हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो, समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता था। प्रश्न है, समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता था, समुद्रगुप्त को भारत का क्या कहा जाता था। बस अगर आंसर याद है आपको तो बता दो, अगर 5 मिनट में आंसर नहीं आता है तो मैं फिर आपको रिपीट करा दूंगा, बता दूंगा कि उन्हें क्या कहा जाता था। ठीक है, चलो, ठीक है, चलो, आंसर अभी तक आया नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं शायद आएगा करके। तो समुद्रगुप्त जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारे क्या किए थे, सिक्के चलवाए थे। तो 6 किस्म के जो सिक्के चलवाए थे वो बेहद ही महत्वपूर्ण थे। उनके नाम मैं आपको कल लिखवाऊंगा, जैसे गरुड़ प्रकार के सिक्के, धनुर्धर प्रकार के सिक्के, बाघ प्रकार के सिक्के, ऐसे लाइन से इन्होंने क्या किए थे, सिक्के चलवाए थे। तो ये जो गरुड़ प्रकार का सिक्का था वो सबसे लोकप्रिय था। क्लियर है? गरुड़ प्रकार वाला सिक्का जो था चंद्रगुप्त मौर्य बोल रहा हूं, समुद्रगुप्त का, ये सबसे क्या था, लोकप्रिय था और महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो इन्होंने जो विजय की नीति चलाई थी, तो इन्होंने विजय की नीति में सबसे पहले कौन सा अभियान कराते हैं, दक्षिणापथ अभियान करते हैं।
और इसकी जानकारी हमको किससे मिलती है? हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति से। ये चीज याद रखना, हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति से। ठीक है, पीताम्बर का मैसेज आया है। वेरी गुड पीताम्बर। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है, भारत का नेपोलियन कहा जाता था। वेरी गुड। समुद्रगुप्त को उसके विजय अभियान के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता था। वेरी गुड, क्लास में एक्टिव रहो, अच्छा लग रहा है। ठीक है ना। तो अब क्या होता है, समुद्रगुप्त क्या करते हैं, अपने राज्य नीति विस्तार के तहत सबसे पहले क्या करते हैं, दक्षिणापथ अभियान चलाते हैं। इस दक्षिणापथ अभियान में क्या होता है, 12 राजाओं को क्या करते हैं, परास्त करते हैं। क्या करते हैं, 12 राजाओं को परास्त करते हैं। क्लियर है। और उनके क्षेत्रों को क्या कर लेते हैं, विजित कर लेते हैं। 12 राजाओं को, दक्षिण के 12 राजाओं को क्या करते हैं, परास्त कर देते हैं और उनके पूरे क्षेत्रों को क्या कर लेते हैं, विजित कर लेते हैं। लेकिन क्या करते हैं, उन्हें क्षमा करके, उनके ऊपर कृपा करके उनका राज्य उन्हें वापस क्या करते हैं, सौंप देते हैं। उनको हरा देते हैं, उनके क्षेत्र को विजित कर लेते हैं, लेकिन उस क्षेत्र को हड़पते नहीं है, उन्हें वापस सौंप देते हैं। क्लियर है। उसे वापस सौंप देते हैं 12 राजाओं को दक्षिणापथ अभियान में। दक्षिणापथ मतलब दक्षिण के तरफ के 12 राजाओं को पराजित करते हैं और उनके क्षेत्र को वापस उन्हें दे देते हैं। और पराजित करने के बाद भी उनको क्षेत्र को वापस कर देना ही क्या, कौन सी नीति कहलाई है, यही नीति कहलाती है धर्म की विजय नीति। धर्म की विजय नीति, धर्म की विजय नीति, धर्म की विजय नीति। क्लियर है। दक्षिणापथ वाली जो नीति थी वो धर्म पर विजय की नीति कहलाई है। इसमें समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को क्या किया था, पराजित किया था और पराजित करने के बाद पुनः इनके क्षेत्र को इन्हें वापस दे दिया था। याद रखना, इस दक्षिणापथ अभियान में ही 2 राजा कहाँ के थे, छत्तीसगढ़ के भी थे। एक कौशल के महेंद्र और दूसरे क्या है, बस्तर के व्याघ्रहंता या व्याघ्रराज, जो भी है। क्लियर है। चलो, उसके बाद आता है इनका दूसरा अभियान रहता है, वो रहता है आर्यावर्त। क्लियर है। पहला था दक्षिणापथ, दूसरा अभियान था इनका आर्यावर्त। क्लियर है। दूसरा अभियान था इनका आर्यावर्त। ठीक है। अब क्या हुआ था, जब दूसरा अभियान जो चला था तो इन्होंने आर्य राजा या जो भी थे उनके खिलाफ ये अभियान चलाया था। तो इन्होंने 9 राजाओं को परास्त किया था और ये वो 9 राजा थे जो कंटिन्यूअसली गुप्त शासक के लिए क्या थे, एक गले की फांस की तरह पड़े हुए थे। और ये था कि इन्हें अगर छोड़ दिए ना तो आने वाले टाइम में ये कहीं ना कहीं फिर से गुप्तों के ऊपर क्या करेंगे, आक्रमण कर सकते हैं। तो समुद्रगुप्त ने इन जो 9 राजाओं को हराया ना, तो इन्हें जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। ऐसा नहीं कि इन्हें माफ कर दिया कि चलो ठीक है मैं आपको हरा दिया हूं, आप यहां पे शासन करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। समुद्रगुप्त ने क्या किया, उन्हें जड़ से उखाड़कर फेंक दिया। ठीक है। और समुद्रगुप्त की इस नीति को क्या कहते हैं, समुद्रगुप्त की इस नीति को सत्र सभोग धरण कहते हैं। सत्र सभोग धरण कहते हैं, सत्र सभोग धरण कहते हैं। जैसे पहले वाली नीति को क्या कहा था, धर्म पर विजय की नीति, दूसरे वाले को सत्र सभोग धरण की नीति कहते हैं। यह भी क्लियर हो गया। तीसरा, अब इन्होंने तीसरी जो विजय यात्रा शुरू की, इस तीसरी विजय यात्रा में इन्होंने क्या किया, वनवासी जो असभ्य लोग थे, वनवासी जो असभ्य लोग थे, इधर आक्रमण किया ताकि इनका क्या रहे, वनों के बीच से रास्ता और इनकी इधर उधर पूरी जो पकड़ रहे वो मजबूत रहे। तो उन्होंने उस वाले क्षेत्र को क्या किया, वनवासी जो असभ्य जनजातीय लोग थे उनसे उनके क्षेत्र को क्या कर लिया, विजित कर लिया। ठीक है। अब विजित करने के पीछे में क्या था, इसका रीजन कि देखो अब मैं तो मगध में रह रहा हूं, समुद्रगुप्त का कहना था ये मैं मगध में रह रहा हूं, मैंने दक्षिण के लोगों को क्या किया है, मैंने जीत लिया है, उनका राज्य मैंने उन्हें लौटा भी दिया है। लेकिन जो दक्षिण से उत्तर के बीच वाले रास्ते में असभ्य वन जनजाति के लोग हैं, ये कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, आगे चल के परेशान कर सकते हैं। तो समुद्रगुप्त ने क्या किया, इनके ऊपर तीसरी यात्रा के दौरान क्या किया, आक्रमण किया और इन्हें पूरे अपने नियंत्रण में ले लिया ताकि इसके आगे की राहें क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्लियर है। अब आ जाते हैं हम चौथी।
तो इस चौथी विजय यात्रा में क्या हुआ था, सीमावर्ती राज्य के जो प्रजातंत्र थे, जो सीमावर्ती, जैसे ये समुद्रगुप्त का राजपाट है, उसके सीमावर्ती जो राज्य थे उनके ऊपर क्या किया समुद्रगुप्त ने, उनके ऊपर अपना अधिकार जमाया, उनको जीत लिया, ताकि जो समुद्रगुप्त के राज्य की पूरी सीमा है सुरक्षित हो जाए। तो एक बहुत ही टेक्निकली और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने क्या किया था, अपनी विजय अभियान और अपनी कुशलता से क्या किया था, पूरे एक गुप्त वंश को एक बहुत ही स्टैब्लिश्ड और विस्तारित रूप प्रदान किया था। समुद्रगुप्त तक के सबको क्लियर हो गया है? हाँ, 2 मिनट मैसेज आया है आशीष कोसले का। ठीक है आशीष, आप एक बार फिर से इस चीज को ध्यान से सुन लो। ये आर्यावर्त अभियान था, ये एक्चुअली 9 आर्य राजाओं के खिलाफ था, जिसमें क्या हुआ था, ये कभी ना कभी गुप्त वंश को क्या हो कर सकते थे, नुकसान कर सकते थे, और कहीं ना कहीं ये उनके विरुद्ध क्या कर रहे थे, इनके विरुद्ध अपना क्या कर रहे थे, अपने राज्य को विस्तारित करना चाह रहे थे या बगावत कर रहे थे। तो ये आने वाले समय में क्या हो सकते थे, घातक हो सकते थे। इसलिए इन 9 आर्यवर्त जो राजा थे ना, इन्हें समुद्रगुप्त ने क्या किया था, जड़ से उखाड़ फेंका था। इस नीति को सत्र सभोगधरण कहते हैं। इसको मैं कल आराम से बोर्ड में लिखा दूंगा, आप अगर अभी नहीं लिख पाए हो तो परेशान मत हो। क्लियर है? सत्र सभोगधरण नीति को कहते हैं। आप नीति का नाम पूछो, मैं बता रहा हूं, सत्र सभोगधरण। और मैं कल कोशिश करूंगा कि आपको उन 9 राजाओं के नाम भी लिख दूं, लेकिन वो एक्चुअली आपको याद करने में लेंदी हो जाएगा। तो अभी आप सिर्फ इतना ही याद रखो जो आपके लिए जरूरी है। क्लियर है? बाकी और कुछ भी डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज बॉक्स में कर देना। क्लियर है? अब क्या हुआ था, समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व से प्रभावित होके समुद्रगुप्त का जो व्यक्तित्व का था बेहद ही क्या था, आकर्षक था, और ऐसा था कि समुद्रगुप्त हर जगह जहां भी जाते हैं उनको क्या मिलती है, विजय ही मिलती है, वो कहीं पे भी परास्त नहीं होते हैं। तो समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन, याद रखना, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन। आज मैं सिर्फ कहानी बता रहा हूं, अगर आप छूट भी गए हो तो परेशान मत होना, कल मैं 2-2 लाइन में उसको जल्दी जल्दी बताते हुए लिखवा दूंगा। ठीक है? तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन जो रहते हैं ना, समुद्रगुप्त से क्या करते हैं, अनुमति मांगते हैं। किस चीज की अनुमति मांगते हैं? बौद्ध मंदिर बनवाने की अनुमति मांगते हैं। ठीक है? और कहां पे, गया, गया वाला क्षेत्र कहां पे है, बिहार में। एक बार फिर से बताता हूं, समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर श्रीलंका के नरेश मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया यानी कि बिहार में एक बौद्ध विहार यानी मंदिर बनवाने की क्या करते हैं, अनुमति मांगते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ये एक नोट डाउन वाला पॉइंट था। समुद्रगुप्त को यहां पे हम क्या करते हैं, अभी पॉज करते हैं, खत्म करते हैं। अब हम तुरंत आ जाते हैं रामगुप्त में। ठीक है? ये रामगुप्त वाली स्टोरी जो है बेहद इंटरेस्टिंग है। सिर्फ आप इसको सुनोगे ना, आपको वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगा। ठीक है? तो अब क्या होता है, और एक यहां पे भी विरोधाभास वाली स्थिति आ सकती है। कई लोगों का मानना है कि समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय, लेकिन एक्चुअली चंद्रगुप्त द्वितीय इनके उत्तराधिकारी नहीं थे। याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी नहीं थे। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बनते हैं रामगुप्त। ठीक है? रामगुप्त। अब इनकी स्टोरी सुनो। रामगुप्त नाम याद हो गया आपको, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी कौन बने, रामगुप्त। क्लियर है? और अब क्या होता है, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बन गया रामगुप्त। अब समुद्रगुप्त ने इतना सारा राज्य जीत के दे दिया है आपको उसको संभालना है। क्लियर है? और आप एक याद रखना, एक ऐतिहासिक नाटक है, एक ऐतिहासिक नाटक है, वो होमवर्क है कि उसके नाटककार कौन है, आप मेरे को नाम लिख के भेजोगे। क्लियर है? सभी लोग गौर से सुनो। ऐतिहासिक नाटक का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी
चंद्र गुप्तम। आप अगर नहीं ढूंढ पाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आंसर लिखाऊंगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप आंसर एक बार ढूंढ के लाओ। अगर आप ढूंढ के लाओगे ना तो आपको जिंदगी भर याद रहेगा। क्लियर है? देवी चंद्र गुप्तम किसकी रचना है, बस आप ये देख के आना। ठीक है, आप अभी भी मैसेज कर दोगे चलेगा। ठीक है, आप अभी भी मैसेज कर दोगे चलेगा। आप एज अ होमवर्क कल परसों में को कभी भी पर्सनल मैसेज कर देना या टेलीग्राम में, वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो देवी चंद्र गुप्तम नाटक की रचयिता कौन है ये आप पता करके आना। अब आप बोलोगे सर आप समुद्रगुप्त पढ़ाए हो, आप रामगुप्त में आए हो, अचानक देवी चंद्र गुप्तम नाटक में पहुंचने की क्या जरूरत है? तो मैं अब बताता हूं, ये जो रामगुप्त है ना, इनके ही ऊपर ये नाटक की गई है। मतलब ये जो देवी चंद्र गुप्तम एक नाटक है ना, उसके मेन कैरेक्टर कौन है? रामगुप्त हैं। क्लियर है? याद रहेगा, उनके मेन कैरेक्टर रामगुप्त हैं। ठीक है, अब क्या होता है, रामगुप्त बनते हैं गुप्त वंश के शासक। अब यहां पे क्या होता है, एक शक शासक, शक मतलब समझ रहे हो ना कौन? शक मतलब समझ रहे हो कौन? शक मतलब समझ रहे हो कौन? शक मतलब कोई बताएगा कौन? ठीक है, जो इंडो ग्रीक राज्य थे, शक मतलब सीथियन लोग, तो एक सीथियन राजा यानी कि शक राजा क्या करता है, रामगुप्त के इस साम्राज्य में आक्रमण करता है और रामगुप्त से एक शर्त रखता है। कहानी को बेहद इंटरेस्टिंग तरीके से सुनना, आपको मजा आएगा। देवी चंद्र गुप्तम का ये नाट्य का ही दृश्य मैं बता रहा हूं। क्लियर है? और ये रियलिटी से संबंधित है ना? ठीक है, धीरे धीरे बच्चे ऑनलाइन में कम हो गए हैं, बट ठीक है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस थी विशाख दत्त की। चलो ठीक है, आंसर कंसीडर करते हैं, सही आंसर बताता हूं अभी। ठीक है ना? देवी चंद्र गुप्तम नाटक जो है ना, रामगुप्त के ऊपर बनाया गया है। और इस देवी चंद्र गुप्त नाटक के हिसाब से अब मैं बताता हूं, रामगुप्त रहते हैं, इनके साम्राज्य में एक शक शासक का क्या होता है, आक्रमण रखता है। और वो शक शासक फिर क्या करता है, एक शर्त रखता है रामगुप्त से। रामगुप्त से ये शर्त रखता है कि अगर आप मुझे हरा दोगे तो मैं क्या करूंगा, आपके क्षेत्र को छोड़कर चले जाऊंगा। क्लियर है? लेकिन अगर आप मुझे नहीं हरा पाते हो, अगर मैं जीत जाता हूं, तो दो चीज करनी होगी, दो में से एक चीज करनी होगी। या तो मैं आपकी बीवी को लेकर चला जाऊंगा, यानी रामगुप्त की पत्नी को अपने साथ में क्या करूंगा, लेकर चला जाऊंगा। या तो फिर दूसरा, मैं यहां की जनता के ऊपर अत्याचार करूंगा। क्लियर है? या तो मैं यहां की जनता के ऊपर क्या करूंगा, अत्याचार करूंगा। क्लियर है? शक शासक आया, उसने आक्रमण किया, बोला 1 to 1 लड़ाई कर लेते हैं। शर्त उसने रख दी, अगर मैं जीत जाता हूं तो मैं या तो आपकी पत्नी को लेकर चले जाऊंगा, या तो फिर मैं आपकी जनता के ऊपर अत्याचार करूंगा, राजपाट संभालूंगा। और अगर आप जीत जाते हो तब तो मैं भाग ही जाऊंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो रामगुप्त क्या करते हैं, उसकी शर्त को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, चलो मैं युद्ध करूंगा तुमसे, देख लेते हैं। अब क्या होता है, इस युद्ध में शक शासक जो है रामगुप्त को हरा देता है। ठीक है, शक शासक क्या करता है, रामगुप्त को हरा देता है। अब लेने के देने पड़ गए। अब रामगुप्त क्या करते हैं, उनके पास दो ही ऑप्शन रहता है, या तो अपने साम्राज्य और अपनी जनता को चुने, या तो अपनी पत्नी को चुने। क्लियर है? उनके पास धर्म संकट की स्थिति आ गई। ठीक है, हाँ, किसी का मैसेज नहीं है, मैसेज देख रहा था। तो अब वो धर्म संकट की स्थिति में आ जाते हैं। फिर आखिरी में वो ये फैसला लेते हैं कि मैं अपने राज्य को और अपने राज्य की जनता को बचाऊंगा और अपनी पत्नी का क्या करूंगा, त्याग कर दूंगा। तो वो अपनी पत्नी का क्या कर देते हैं, त्याग कर देते हैं। तो ये शक शासक जो रहता है ना, गृह देवी, मतलब उनकी पत्नी का नाम गृह देवी रहता है। अब गृह देवी किसकी हो गई थी, उस शक शासक की हो गई थी। ठीक है, शर्त के मुताबिक
क्योंकि रामगुप्त ने अपनी प्रजा और अपना राज्य चुना था, तो क्या किया, गृह देवी को उस शक शासक ने अपने साथ ले जाना सुनिश्चित किया। और वो उस शर्त के मुताबिक क्या करता है, बोलता है एक डोली बनाओ और उस डोली में मेरे साथ गृह देवी को भेजो। तो क्या करते हैं, एक पूरी डोली अच्छे से तैयार करते हैं, जैसे एक दुल्हन को लेके जाते हैं ना डोली में विदाई टाइप, तो उस पूरी डोली को क्या करते हैं, सजाते हैं। लेकिन यहाँ पे फिर एक ट्विस्ट आता है, जब डोली को लेके चले जाते हैं तो डोली भारी भी रहती है, मतलब उसके अंदर कोई बैठा है। अब डोली लेके जाते हैं तो रास्ता एकदम छोटा नहीं रहता था ना, पहले रास्ता मतलब ऐसा था, पैदल का रास्ता है, घुड़सवारी का रास्ता है, ये सब रास्ता रहता था, तो जाने में कई दिन लग जाता था। तो जाते जाते जब एक सुनसान वाला इलाका आता है, सुनसान वाला इलाका आता है, तो वहां पे क्या होता है, पता चलता है जो गृह देवी यानी कि रामगुप्त की पत्नी समझ के जिसको लेके जाया जा रहा था वो एक पुरुष था, मतलब एक पुरुष वेशभूषा में। कौन, देवगुप्त, नाम याद रखना, देवगुप्त। देवगुप्त जो रहते हैं पुरुष वेशभूषा में, याद रखना देवगुप्त जो है रामगुप्त के भाई हैं, ठीक है, रामगुप्त के भाई हैं। तो वो अपने भाभी की जगह में क्या करते हैं, महिला का पोशाक पहन के डोली में बैठ जाते हैं और अपने भाभी को घर में छुपा देते हैं, ठीक है, महिला के पोशाक में वो बैठ जाते हैं, किसके, डोली के अंदर। अब जब धीरे धीरे डोली आउटर में पहुंच जाती है सुनसान इलाके में, तब ये क्या करते हैं, निकलते हैं, शक शासक के ऊपर हमला करते हैं और उसका वध कर देते हैं। क्लियर है, और उसका वध कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, गृह देवी को वो बचा लेते हैं। उसके बाद ये वापस आते हैं अपने गुप्त साम्राज्य में और वो बोलते हैं कि मेरा भाई निकम्मा था जिसने अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, तो वो अपने भाई रामगुप्त का भी क्या कर लेते हैं, वध कर देते हैं और स्वयं शासक बनते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय नाम से, ठीक है, यही देवगुप्त शासक बनते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय नाम से। क्लियर है, यहां पे स्टोरी एकदम आराम से सबको समझ में आई, सबको समझ में आई, ठीक है। तो आप ये याद रखना, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं था, रामगुप्त था। रामगुप्त के भाई का नाम देवगुप्त था और यही देवगुप्त क्या करता है, शक शासक का वध करता है, वापस आके अपने भाई रामगुप्त का वध करता है और चंद्रगुप्त द्वितीय नाम से किसमें, गद्दी पर बैठ जाता है। क्लियर है, अब बताना इस चंद्रगुप्त द्वितीय ने सही किया या गलत किया, रामगुप्त ने सही किया था या गलत किया था। आप अपने विचार लिख के भेज देना 2-3 लाइन में, ये आपके इंटरेस्ट के ऊपर है, ये होमवर्क नहीं है ना। आपको लगे कि आपका थिंकिंग पावर क्या बोलता है कि किसने सही किया किसने गलत, वो आप मैसेज करके बता सकते हो। आप अगर ऐसे सब मैसेज करते रहोगे ना, तो अभी तो ये होमवर्क नहीं है, लेकिन आपका अगर प्रीलिम्स निकल जाता है ना, तो ये बौद्धिक क्षमता का परीक्षण ना आपके मेंस में काम आएगा। क्लियर है, चलो ठीक है, यहां तक क्या हो गया। अब हम यहां पे आ गया चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल, चंद्रगुप्त द्वितीय का कार्यकाल आ गया, ठीक है। अब ये भाई का वध करने के बाद क्या करता है, जो गृह देवी रहती है ना, उनसे स्वयं विवाह कर लेते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो रहते हैं, गृह देवी जिसको बचाए रहते हैं, ये उन्हीं से क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। क्लियर है, और बाकी चंद्रगुप्त अपने राज्य का विस्तार, द्वितीय जो है चंद्रगुप्त, अलग तरीके से करते हैं। उनकी एक पुत्री होती है, एक पुत्र होता है, वो दूसरी शादी भी करते हैं नागवंश की महिला से। उसके बाद अपनी पुत्री की शादी वकाटक वंश में करते हैं, पुत्र की शादी अलग वंश में करते हैं। तो ये वैवाहिक संबंध से भी क्या करते हैं, अपने राज्यों का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। तो आज ये पूरी स्टोरी वाला पोर्शन था। कल 1-2 और स्टोरी आएंगी छोटी छोटी, उसको मैं बताऊंगा, और पूरे राजवंश में जितने भी राजा और शासक आए हैं सबके बारे में कल लिखा देंगे। हो सकता है कल लिखने वाला काम ज्यादा रहे, तो आप इस चीज को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होकर आना। कल बोले तो अगली वाली क्लास में, है ना, ठीक है। तो चलो अभी की क्लास को मैं यहीं पे विराम दे रहा हूं, क्योंकि 8 बज गया है ना, क्योंकि सर की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी, 8 बज गया है ना, इसलिए मैं अभी की क्लास को विराम दे रहा हूं। फिर से मैं आपको होमवर्क को रिकॉल करा दे रहा हूं। पीतांबर का आंसर आया है, मैं आपको करेक्ट करूंगा या जो भी है आपको लाइन से लिखाऊंगा। आप बताना मुझे देवी चंद्रगुप्तम किसकी रचना थी। क्लियर है, और दूसरा जो हम रामगुप्त
और चंद्रगुप्त द्वितीय की स्टोरी सुने हैं, उनमें रामगुप्त और चंद्रगुप्त कौन सही था, कैसा निर्णय लेना था, ये आपके ऊपर ऐच्छिक है। आप अगर चाहो तो इसका आंसर लिख के देना, अगर आप नहीं भी दिए आंसर तो इसके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी फिलहाल के लिए आप मेरे को बस एक फैक्ट वाला आंसर दे देना, ठीक है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। सभी को शुभ रात्रि। हम मिलते हैं मंगलवार को, और मंडे को यानी कि सोमवार को अवकाश से संबंधित जो भी सूचना है मैं आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप दोनों में मैसेज कर दूंगा, ठीक है। चलो सभी को गुड नाइट।